पहले आप ये बताइए कि आपने एपिसोड देखिए तो आपको कौन सा जो पात्र है वो सबसे ज्यादा रोमांचित किया किसने? मुझे सारे पात्र अच्छे लगे। नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया था। बोल दो। अब मैं नहीं फंसने वाला हूँ। ये जौनपुर वाला आगरा वाले के चक्कर में फंस गया है। आपने डांस देखा था इनका? बिल्कुल देखा। थैंक यू। पूछ लो, मैंने बताया था। कैसे करना? एक्चुअली इसी ने कोरियोग्राफ किया, इसने और मेरे डायरेक्टर ने, क्योंकि हमने उसके लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उतने छोटे चंक के लिए कोरियोग्राफर लेके आ सके। नहीं नहीं, गणेश मास्टर जी का गाना है भाई। बट हमारे प्रोड्यूसर्स को बदनाम कर रहे हैं, पैसे नहीं थे ऐसे बोल नहीं, बोल पर के। सोनम एक ने- आदमी कह रहा है मैंने पैसे नहीं थे इसलिए शो करके दूसरे कह रहा है हमारा कोरियोग्राफर का। भाई हमारा अच्छा खासा बजट है, बहुत सुंदर शो है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी लिहाज से। ये दोनों को चुल थी, मैं करूंगा तो इन्होंने इसलिए करा है। ये मैं बात सोनम- रिकॉर्ड पे बोलना चाहूंगा, हमारे प्रोड्यूसर्स बेस्ट हैं। अपना और मेहनत, ये दो पहिए हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कि करें। आप सपने देखें आप और उसके लिए मेहनत करें। मैं बिलीवर इन साईं बाबा, मतलब मैं मानता हूँ शुरू से। तो उनके दो वर्ड्स हैं जो मेरे लिए बहुत बड़े फैक्टर है, जिसको कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो आप श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो सर आप बताओ क्या होना चाहिए दो पहिए? मैं सर से बहुत सीखा। तो ये जो हम मतलब ये कॉमन ही है, कम की बात नहीं है, वो सेटिस्फाइंग है। क्योंकि सामने क्या होता है, आप जो मेहनत करते हैं ना उसमें रीटेक नहीं होता है। आप 1 महीना या 2 महीने की रिहर्सल करने के बाद जब आप मंच पर जाते हैं, 200 400 1000 लोग सामने बैठे हैं, वहाँ पे आपने गलती की तो उसका रीटेक नहीं है। तो वो जो चैलेंज है, की जो याद है वो है 8th क्लास में स्कूल में पहली बार मैं अपने स्कूल बाइक लेके गया था। अच्छा। तो सारे यार दोस्तों ने देख के बोला था अरे भाई बाइक लेके आया, स्पर्श बाइक लेके आया। फिर हम सब ने ट्रिपलिंग की, घूमे फिरे। तो आई थिंक हमेशा मुझे मेरा जो होम टाउन है आगरा, उसकी याद दिलाता है बाइक। खरीदा कभी अपनी बाइक? हाँ खरीदी थी क्या पहली हुआ? बाइक। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी थी। बता। नहीं रॉयल एनफील्ड थी। अरे वाह वाह, महंगी तो यार, पाई। मेरे लिए टिल डेट बहुत क्लोज हूँ मैं बाइकिंग के। मैं खुद भी बाइकर हूँ। मैंने आई थिंक कॉलेज कितना कलेक्शन रखा है, पहले उस पर बात। हाँ, क्या कह रहे हैं कलेक्शन कितना रखा है बाइक का? मेरे पास फिलहाल 2 बाइक्स हैं। अच्छा। पर मैंने कॉलेज से पहले आई थिंक स्कूल जब ख़त्म होने वाला था अपनी पहली बाइक ले ली थी। जब मैं FTI में पढ़ने गया था तो मैं वहाँ पे मैंने एक बाइक फिर और ली थी जो आज भी मेरे पास है, जो कि ऑल्सो इज़ अ रॉयल एनफील्ड। और अभी हाल फिलहाल में जब भगवान की जैसे मैंने माँ बाप ज़्यादा पैसों का जोर नहीं डाला, बट जब मैंने खुद कमाना शुरू किया तो मैंने अभी एक सुपर बाइक भी और ख़रीदी है। OTT को लेके अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर तरह के कैरेक्टर्स, कहानियाँ लाई जाती हैं। यहाँ दोपहिया नाम की एक वेब सीरीज़ आ रही है जो आप देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ सोचते हुए भी जाएंगे। तो आज मेरे साथ है दोपहिया की कास्ट, जिन्होंने पूरे शो में खूब हंसाया है और खूब हमारा मनोरंजन किया है। आइए जानते हैं इनसे दोपहिया के बारे में, क्या है शो, क्यों किया है इन लोगों ने, और इनको दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं शो के लिए। थैंक यू दिपेश। एंड फर्स्ट स्टार्ट इसी से करते हैं। सब लोगों ने अपने अपने नज़रिए से बताइए कि ये शो क्यों किया। पहले आप ये बताइए कि आपने एपिसोड देखिए तो आपको कौन सा जो पात्र है वो सबसे ज्यादा रोमांचित किया किसने? मुझे सारे पात्र अच्छे लगे। नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया था। बोल दो। अब मैं नहीं फंसने वाला हूँ। ये जौनपुर वाला आगरा वाले के चक्कर में फंस गया है। अरे आपने पूछा कि ये शो क्यों किया, पैसे कम थे इसलिए कर लिया। नहीं, पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जैसे मुझे अक्सर ऐसा होता है कि कहानी जब आती है आपके पास तो उसमें कुछ हफ्ते लग जाते हैं स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या बाकी। लेकिन ये कहानी मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है 3-4 दिन के अंदर ही पढ़ ली थी। और जो प्रोड्यूसर हैं हमारी सरोना, उनको मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, मतलब इसमें इफ़ एंड बट नहीं हो सकता, ये मुझे करना ही करना है। इतना हंसा था पढ़कर मैं कि लिखाई में इतना चुटीलापन है। जैसे वो जो राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल हमारे एक बड़े हिंदी के बड़े माने हुए उपन्यासकार हैं। उनका राग दरबारी है, या शरद जोशी या मनोहर श्याम जोशी जी, वो वाला चुटीलापन मुझे इसमें दिखा। और मैंने कहा कि यार ये मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जी, आप सब। मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि यार मैंने सिर्फ सीरियस काम किया था इससे पहले। मैंने तितली जैसी फिल्म से शुरू किया, फिर मेड इन हेवन, बीच में एक दो और फिल्म्स की, वो सब थोड़ी सी डार्क थी। मेड इन हेवन डार्क नहीं था,
पर क्योंकि वो इंग्लिश में था तो उसकी ऑडियंस लिमिटेड थी। मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था जो मेरी दादी, मेरी नानी, मैं इनको दिखा सकूं। सो मेरा जो रीज़न है वो यही है कि मैं एक शो ऐसा कर लूं कि मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ बैठा के उनके साथ देखूं। और आई थिंक मैं प्रियदर्शन का सिनेमा बहुत इन्जॉय करती हूँ। जब मेरे माँ बाप बैठे होते हैं, हम बार बार रिवॉच करते हैं चुप चुप के, हम बार बार गोलमाल, ये सब फिल्में बार बार देखते हैं, हलचल हंगामा हम बार बार देखते हैं। तो उसमें जो फैमिली को साथ में मज़ा आता है ना, तो मुझे था कि यार मुझे एक काम ऐसा करना है जिसमें मेरी फैमिली को उतना ही मज़ा आए। जी ठीक है, दादी और नानी वाली आपने बातें की और मुझे वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे आप फ़ोन से आप वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गाना बजाते हुए डांस कर रहे हो ना। हाँ। क्या ये कुछ आपका तो बाद में था? आएगा? हाँ ये आपका शो रिलीज होने के बाद इंटरव्यू है? हाँ। Okay. हाँ, सही कह रहे हो आप। तो आप वो डांस प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर मम्मी बोलती नहीं नहीं आपको कोई दूसरा गाना नहीं मिला। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से कहीं ना कहीं वो पूरे कैरेक्टर्स के, वो एक लड़की है जो उसको सिटी जाना है एंड वो अपने दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन लेके बैठी हुई है। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने डांस देखा था इनका? मैंने बिल्कुल सिखाया देखा। था। थैंक यू। पूछ लो, मैंने बताया था। ऐसे करना। एक्चुअली इसी ने कोरियोग्राफ किया, इसने और मेरी डायरेक्टर ने, क्योंकि हमने उसके लिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उतने छोटे चंक के लिए कोरियोग्राफर लेके आ सके। नहीं गणेश मास्टर जी का गाना है भाई। बट हमारे प्रोड्यूसर्स को बदनाम कर रहे हैं, पैसे नहीं थे ऐसे बोल नहीं, बोल पर के। सोनम एक ने- आदमी कह रहा है मैंने पैसे नहीं थे उसलिए शो कर दिया, दूसरे कह रहा है हमारा कोरियोग्राफर का। भाई हमारा अच्छा खासा बजटेड, बहुत सुंदर शो है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी लिहाज से। ये दोनों को चुल थी, मैं करूंगा, तो इन्होंने इसलिए करा। ये Actually, मैं बात सोनम- रिकॉर्ड पे बोलना चाहूंगा, हमारे प्रोड्यूसर्स बेस्ट हैं। ग्रेट। सोनम और स्पर्श ने मिलके कोरियोग्राफ किया। क्या कहानी थी ये कोरियोग्राफ करने की, कैसे कुछ नहीं यार, start से? सोनम मेरी जो डायरेक्टर है वो बहुत क्यूट हैं। हाँ। उन्होंने चाह, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला यार तो क्यूट है और इसमें एक्चुअली नहीं चाहिए था कि परफॉर्मेंस जैसा लगे। वो इनोसेंस चाहिए थी, वो एक नादानी, वो एक चुलबुलापन उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने कहा यार ये तो मैं करूँगी, तो उन्होंने किया। और जो एक दो स्टेप पे वो फंस रही थी, ये आ गए, इन्होंने कर दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे डांसर हैं। तो बस वो हो गया ऐसे ही। जी भुवन, आपके लिए? मेरे लिए वजह दिवेश, देखिए मैंने तो इनफैक्ट पूरी कहानी भी नहीं सुनी थी। अच्छा। मुझे याद है, मुझे जब नरेशन के लिए बुलाया गया था तो मैंने तकरीबन आई थिंक दूसरा 2 एपिसोड शुरू के सुने थे। और बहुत कम होता है एक्टर के साथ जब उसको 2 एपिसोड सुन के लगे कि यार मुझे आगे का नहीं सुनना, मुझे ये शो करना है। तो मेरे लिए बहुत वक्त बाद, क्योंकि पोस्ट द रिलीज ऑफ फर्जी एक इन्फ्लक्स आया था जहाँ पे मैं बैक टू बैक चीज़ें सुन रहा था, बट नथिंग वॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो मैं पहले तो क्रेडिट देना चाहूँगा अविनाश चिराग जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने लिखा इतनी अच्छी से कि जब एक्टर को आपने 2 एपिसोड में हुक कर लिया ना, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आगे कहानी कैसे फ्लो करेगी। तो मेरे लिए बहुत नर्चरिंग था। कॉमेडी तो है ही है इसके अंदर, बट इसमें एक सादगी है जो कि हमारे आजकल के शोज़ में बहुत कम मिलती है। आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल शोज़ ना बहुत कम बनते हैं आजकल। हर बंदा कुछ ना कुछ कहना चाहता है, हर बंदा कुछ ना कुछ जताना चाहता है। तो जब आप ये करने की कोशिश करते हो ना, कभी कभी यू पुश टू हार्ड, आप बहुत ज़ोर से अपने आप को साबित करने के लिए ट्राई करते हो। पर दुपहिया में मुझे ये कोई एलिमेंट दिखा नहीं था। वो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें हो रही थी और बहुत क्लोज टू रियलिटी है गाँव की, जैसा होता है गाँव में। बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत कनेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबके रूट्स गाँव से ही हैं, 2 tier cities, विलेजेस ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से हमारी राइटिंग थी, आई थिंक वो सबसे बड़ा रीज़न था, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए किसी एक्टर के लिए किसी फिल्म को हाँ या ना करने का। तो राइटिंग वॉज द ओनली फैक्टर दैट पुल्ड मी टुवर्ड्स इट। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वंडरफुल, करेक्ट, बिल्कुल। इसी पे मुझे आपका आप दोनों का वो सीन भी याद आ रहा है जो वो पूछते हैं ना, यार मतलब शहर जाने के बाद गांव फिर कौन लौटता है। तो वो एक तरह से वो बताता भी है कि किस तरह से लोग कहाँ किस तरफ भाग रहे हैं और रियल शांति किस तरफ है, या फिर वो एक थोड़ा सा मैसेज भी है थोड़ी सी। तो हमारा शो जो शुरू होता है उस पर पहली पंक्ति जो आती है, क्योंकि अभी अब शो के रिलीज के बाद आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि शो शुरू होता है, पहली चीज़ जो लिखी आती है कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब पूरा गाँव शहर चला गया। जी। तो यही एसेंस है कि अब गांव में गांव के लोग रहना ही नहीं चाहते, सब लोग शहर जा चुके हैं, बट हमारे जो गांव के लोग हैं वो गांव में रहना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरा कैरेक्टर तो जो है उसको ज़बरदस्ती गांव से बाहर फेंका गया एक व्यक्ति के द्वारा। वो चाहता था गांव में रहना, बट एक जो उनकी लाइफ के अमरीश पुरी हैं वो उसकी वजह से। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग गांव के लोगों के लिए। मैं इस पे कुछ ऐड करूँगी। अभी ये कुछ 2 दिन पहले, मुझे नहीं पता ये हमारे सवाल से रिलेटेड है कि नहीं है, तो मेरे पापा रिटायरमेंट के बाद गांव चले गए। अच्छा, कहाँ पे? हम दिल्ली से, मतलब मैं पली बड़ी परवरिश सब दिल्ली में हुई थी। पापा अभी दिल्ली में जॉब करते थे, अब वो रिटायर हो गए, तो
उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोला मुझे गांव में घर बनाना है और मुझे मैं कहाँ 12 है साल गांव पे, गांव कहाँ है? सॉरी मैं टोक रहा हूँ। अयोध्या के पास अयोध्या। मसाइदपुर करके एक गांव है अयोध्या के अयोध्या पास डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोला रिटायरमेंट के 2 साल के बाद कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे गांव वापस जाना है। और वो पहले भी बोलते थे कि जब मेरा रिटायरमेंट होगा तो मैं अपनी जन्मभूमि वापस जाना चाहूँगा। मैं इतना सीरियसली नहीं लेती थी और मुझे लगा अब आप गाँव जाओगे, पता नहीं गाँव में आप रह भी पाओगे कि नहीं। उन्होंने बनाना शुरू किया और लास्ट ईयर मैं पहली बार गांव गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। खेत दिख रहे हैं, लोग सिंपल। 2 दिन पहले पापा का फ़ोन आया कि यहाँ के लोग जो हैं मतलब उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, वो कह रहे हैं मैं खुद चीज़ें उगा रहा हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं ना, कह रहे हैं उनको यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, उनको शहर जाना है। तो मैंने पापा को समझाया ये होता ही है, जिसने जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती ना, हम उसके बारे में बहुत कल्पनाएँ जो करते हैं, कल्पनाएँ हमेशा रियलिटी से, वास्तविकता से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो हम जो कल्पना कर लेते हैं हमें लगता है कि यार शायद वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से शायद ये है। लेकिन जो भी शहर के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमें मौका मिलता है तो हम छोटे शहर जाना पसंद करते हैं जहाँ सादगी अभी भी मौजूद है। वो जो 3 वर्ड तू हिंदी के याद करके थे, यूज कर लिए ना तीनों, वास्तविकता, कल्पना, हिंदी इतनी कमाल कैसे निकल गई? वही मैंने कहा, जिसका मैंने देखा सर, मेरी इसने हिंदी कहा थी। मैंने अभी दीपेश आया उससे पहले ना यहाँ फर्रो से ये याद करी थी, कल्पना कहीं तो यूज करूंगी, वास्तविकता कहीं तो यूज करूंगी। तो इसने वो सर अपना पूरा यार। एक ही सेंटेंस में तीनों खर्च दिए। पागल, थोड़ा आराम से कर, सबको और लगता है लिख के कि तू लाइए। हिंदी भाषी है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमें स्पष्ट। स्पष्ट या क्योंकि आपके शो का नाम दुपहिया है, तो आप सभी से मैं एक क्वेश्चन रहेगा, एज एन एक्टर वो 2 पहिए क्या हैं जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी मानते हैं और जिनके सारे आप लगते हैं कि वो ज़िंदगी की गाड़ी या फिर एज एन एक्टर वो गाड़ी चलती है? तो वो 2 पहिए सपना और मेहनत, ये 2 पहिए हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कि करें। आप सपने देखें आप विस्तार में और उसके लिए मेहनत करें तो आपकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। स्पष्ट मैं सबकी सुन लेता हूँ फिर बताऊँ। हाँ, मैं तो जाओ तो जाओ पहले। यार वो एक आई एम अ बिलीवर इन साईं बाबा, मतलब मैं मानता हूँ शुरू से। तो उनके 2 वर्ड्स हैं जो मेरे लिए बहुत बड़े फैक्टर है, जिसको कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो आप श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो मेरे लिए वो 2 बहुत बड़े पहिए हैं। और अगर थोड़ा एलैबोरेट करूँ तो आई थिंक फैमिली मेरी और वो उनका सपोर्ट, आई थिंक वो मेरा बहुत बड़ा तीसरा पहिया है। क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है मेरा दुपहिया नहीं, मेरा तिपहिया है। तो वो तीसरा पहिया वो है मेरे लिए। हाँ, ये मैंने देखा है इनको, इनके जो इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं तो ये हर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये कहीं घूमने जाते हैं और पूरे परिवार के साथ। इनका एक डॉगी है जो नया मेंबर है, कुछ एक आध साल पहले आया है, और तो ये हमेशा उसको डॉक्यूमेंट करते रहते हैं और कहीं पर भी रिमोट एरिया में चले जाते हैं ये। तो शिवानी आपका या यार एक्चुअली जो होते हैं सबके, वो दोनों ने बोल दिए मोस्टली। मुझे यही लगता है कि मैं हिंदी में बोलूंगी तो जज करेंगे, नहीं, पर कोई नहीं जज करेगा। पर जैसे मेरा family- क्लोज लगा था तो इसने फिर 2 वर्ड आप इंग्लिश में भी बोल सकते नहीं पर जैसे ये बोल रहा है ना फैमिली, मुझे लगता है मुझे ये रियलाइजेशन अभी हुई है पिछले 2-3 सालों में। आई थिंक जैसे आप एक सर्टेन एज होते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, और जब आप परिवार से बहुत दूर होते हो कि जो जड़ें, दोनों चीज़ें जो ज़रूरी है ना, वो कि आपको आसमान भी चाहिए लेकिन आपको जड़ें भी पकड़ के रखनी पड़ेंगी, तो ही आप मतलब वो ऊपर भी चाहिए बट ग्रोथ नीचे भी होनी चाहिए इन अ वे। आई थिंक वो दोनों ज़रूरी है। इंटेंस कर दिया ना मामला। बहुत बड़ी बात पर बोली। हमारा तो शो लाइट हार्टेड है, बोला भी था ब्रीफ में इसको कि लाइट बातें करनी है। मेरे को ब्रीफ भेज के डिलीट कर दिया तो मैं पढ़ नहीं पाई। आई थिंक वो दोनों ज़रूरी है। इंटेंस कर दिया ना मामला। बहुत बड़ी बात पर बोली। हमारा तो शो लाइट हार्टेड है, बोला भी था ब्रीफ में इसको कि लाइट बातें करनी है। मेरे को ब्रीफ भेज के डिलीट कर दिया तो मैं पढ़ नहीं पाई। जैसे श्रद्धा सबूरी हो गई, और ये कितनी बढ़िया खूबसूरत बात बोली शिवानी ने कि आसमान और जड़ और सपना और मेहनत, तो सबके साथ वही होती है। मेन तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जितने भी पात्र हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं, शायद बनवारी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अमावस हो, सबके सबका यही है। जीवन इसी के अंदर, कुछ सपना देख रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, और एक तरह से काल्पनिक है ना, कि एक क्राइम फ्री एक गांव जहाँ पे कभी क्राइम ही नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी जगहें होती हैं। ऐसे मैं क्योंकि देहात जाता हूँ, छोटे शहरों में, उधर तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो कल्पनाओं के बहुत नज़दीक भी होते हैं,
कि जहाँ पर ऐसा हो गया। और मुझे लगता है कि जब ऑडियंस के लिए भी बड़ा एक मनोरंजक ये एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इतनी मार धाड़ और इतने गंभीर कथानक के साथ चीज़ें हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि हम जो इस तरह के माहौल में सभी लोग यही बोलते हैं। दिल्ली में ना एक मार्केट है सरोजनी नगर या लिंकिंग रोड, तो वहाँ पे सब लोग अपने माल को ऐसे ही बेचते हैं कि 250 का 3 में, 300 का 4, 300 का 4, 300 का 4, तो 35 वाला है। तो हम लोग तो ये इस तरह की जो ये सारे जो आयोजन होते हैं, हम सब बताते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑडियंस तक हमारी बात पहुंचे कि हमने कितनी मेहनत से और कितनी मनोरंजक चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अभी और ये मुझे लगता है कि 1 दिन या 2 दिन लगता है जब रिलीज होने के बाद, और ऑडियंस तक वो बात पहुंच जाती है। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं ना, वो बता देते हैं कि ये वाला प्रोग्राम देख लो आप, देख लो, इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, ये कहानी अच्छी है। तो मैं बड़ा आशावान हूँ इस बात को लेकर, बड़ा आशान्वित हूँ कि ये हमारा ये जो कार्यक्रम है ये पसंद आएगा लोगों को। सर मैं अभी आपका एक इंटरव्यू देख रहा था एंड उसमें बहुत ही एक आपने बातें की, अगर जितनी पैसे फिल्मों के लिए मिलते हैं उसका 1/4 भी थिएटर के लिए मिले तो मैं शायद वही करूँगा, वही करता। जी क्या बिल्कुल। क्या थिएटर में काम करना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और क्यों? ज़्यादा और कम की बात नहीं है, वो सेटिस्फाइंग है। क्योंकि सामने क्या होता है, आप जो मेहनत करते हैं ना, उसमें रीटेक नहीं होता है। आप 1 महीना या 2 महीने की रिहर्सल करने के बाद जब आप मंच पर जाते हैं, 200, 400, 1000 लोग सामने बैठे हैं, वहाँ पे आपने गलती की तो उसका रीटेक नहीं है। तो वो जो चैलेंज है वो आप सिनेमा में उस तरह से नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। और जो आप जैसे हमने ये शूटिंग की तकरीबन 1.5 साल पहले की, और बहुत सारी चीज़ें अभी पिछले 1 हफ्ते में जब से हमें मालूम चला कि ये आयोजन होने वाला है और पत्रकार बंधु सारे आएंगे, तो हमने रिकॉल की, फोटोग्राफ्स देखे, क्या क्या हुआ था, है ना, क्योंकि बीच में और कुछ काम किए हम लोगों ने। तो ये अब हम मोमेंट्स तलाश रहे, अरे हाँ उस दिन कितना मजा आया था, उस दिन हम शूट करे तो ये हुआ था, रात में शूट हुआ था, ये हुआ था। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि आप सामने अब जाके, हाँ ये हमने जो 1.5 साल पहले काम किया अब दर्शकों के पास पहुंचेगा, और दर्शक इसके बारे में अच्छा या बुरा बोलेंगे, कमियां निकालेंगे या इसकी प्रशंसा करेंगे, और वो हम तक अगले 7 मार्च के बाद पहुंचेगी। लेकिन रंगमंच में उसी वक्त सामने दर्शक बता देता है आपको कि ये आपने अव्वल काम किया या आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो वो जो रोमांच है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब आप कहें तो रंगमंच जो हो गया वो यूएस वीजा की तरह हो गया, जहाँ पे आपको वहीं बता दिया जाता है कि आपको मिला है कि नहीं मिला। बिल्कुल। और जो फिल्म है वो शेंगन वीजा हो गया, जो बाद में आती है, बाद में आपके आती पास पता चलता है। ये बैठा है बेसिकली, ये वेट कर रहा है कि सब बोले तो मैं इस पे टिप्पणी करूं, इसका नहीं खत्म हो तो मैं इस पे पर टिप्पणी अच्छी करूं। बात है, ये हाँ, भी अच्छा बहुत बात है। कमाल बात है, ये sir. भी Presence of mind, sir. इसका Presence of mind. ये नहीं अमावस ही है ये रियल लाइफ में। इसको इससे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ये मौके चुराता है। दोपहिया की अगर बात करें लाइफ में हम सभी के लिए ना, वो जो पहली बाइक होती है बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, चाहे वो सेकंड में ली हो, चाहे नई ली हो, चाहे जैसे आई पहली बाइक, या मतलब मेरे लिए तो बहुत क्लोज है और मेरे ख्याल से आप लोग के लिए भी वो बहुत। पहली बाइक से जुड़ी क्या यादें रही, कब ली, कैसे ली, क्या अरेंज किया उसके लिए? देखिए मेरे लिए पहली बाइक जो मेरी ज़िंदगी में आई वो शोले फिल्म में आई, जय और वीरू की बाइक, वो मेरी कल्पनाओं में आई। फिर दूसरी आई मुकद्दर का सिकंदर में जो बच्चन साहब चलाते हैं और वो मुंबई के एक बड़े चौड़े रास्ते पे जा रहे हैं, उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक फैंटेसी थी। और उसके बाद जब रियल लाइफ में बाइक चलाई तो एक मित्र की बाइक थी और उसके अंदर ऐसा कुछ हो गया, दिल्ली से कोटपुतली जा रहा था मैं एक शूटिंग में, वो पीछे मेरे बैठा हुआ था और 2 ट्रकों के बीच से जो मैंने निकाला है, आज भी याद करता हूं तो कानों में वो साए साए हो जाती है। वो ट्रक वाले ने भी बोला मरना है क्या बे, बे। तो वो दिन था। उसके बाद से बाइक मैंने नहीं चलाई, पीछे बैठा हूं, पीछे बैठ जाता हूं मैं, उसका भय रहता है। तो ये मेरी कहानी है। तो बाइक खरीदा नहीं फिर कभी? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। थर-थर मतलब वो महीनों तक थर-थर कांपता रहा था मैं। जीवन मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ था उस दिन। कोटपुतली के रास्ते पर शाम 4 बजे ढाबे में खाना खाया था, उसके बाद अघाए हुए से, और वो मुझे मतलब मेरा बर्थडे है वो याद रहेगा मुझे। हाँ बाइक वाल, हाँ
सर बहुत बात फॉर मी बाइक की जो याद है वो है 8th क्लास में स्कूल में पहली बार मैं अपने स्कूल बाइक लेके गया था। अच्छा। तो सारे यार दोस्तों ने देख के बोला था अरे भाई बाइक लेके आया स्पर्श, स्पर्श बाइक लेके आया। फिर हम सब ने ट्रिपलिंग की, घूमे फिरे। तो आई थिंक हमेशा मुझे मेरा जो होम टाउन है आगरा, उसकी याद दिलाता है बाइक। खरीदा कभी अपनी बाइक? हाँ हाँ खरीदी थी क्या पहली हुआ? बाइक, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी थी। बता बता बता। नहीं रॉयल एनफील्ड थी। अरे वाह वाह, महंगी दुपहिया। महंगी दोपहिया पर हाँ वो पहली बाइक एक अलग ही फीलिंग होती है। अपनी कमाई से मैंने सबसे पहली जो चीज़ खरीदी थी वो बाइक ही थी। अच्छा, कब की हाँ, बात अपने है? लिए जो खरीदी थी कब की बात है? ये 2017 में खरीदी थी मैंने। अच्छा, हाँ जी। फिर तो काफी टाइम हो गया काम करते हुए। हाँ हाँ उससे पहले मैं माइनर था तो पैसे पापा संभालते थे। फिर जब मैंने पैसे संभालना शुरू किया तो मैंने कहा भाई बाइक लेंगे सबसे पहले। और रॉयल एनफील्ड। शिवानी? यार मेरा तो Bikes? मुझे लगता है ये बाइक वाला लड़कों का ज्यादा रहता है सपना। मेरा आपके तो गाड़ियों का रही होगी She कभी? just drive boys crazy। He said it. गाड़ियों का रहा होगा? नहीं यार एक्चुअली मुझे व्हीकल्स का इतना शौक है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं नोटिस भी नहीं करती। मैं बहुत बार गाड़ी में बैठ जाती हूँ, फिर मुझे बाद में पता चलता है अच्छा ये मर्सिडीज। मैं पहली बार किसी की मर्सिडीज में बैठी, उसने बोला हाँ ठीक है यार। ये कट जाने वाला है, ये फायदा तो है नहीं इससे बुलवा के। दुपहिया में बोल रही है, दुपहिया से मेरा लेना देना नहीं है, तो तुम काट दोगे बाद में, मतलब ही क्या है इसका। तो ये सोचो कि हमने पूरे सेट पे यही किया। 1.5 महीने हम लोगों ने 40 दिन तक शूट में इतने ही मनोरंजन के साथ हम कहानी तैयार कर रहे थे। और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, और स्क्रीन पे वो दिख रहा है। भुवन, आपकी पहली दुपहिया? मेरे लिए तो यार, मेरे लिए टिल डेट बहुत क्लोज हूँ मैं बाइकिंग के। मैं खुद भी बाइकर हूँ। मैंने आई थिंक कॉलेज कितना कलेक्शन रखा है, पहले उस पर बात। हाँ क्या कह रहे हैं कलेक्शन कितना रखा है बाइक का? मेरे पास फिलहाल 2 बाइक्स हैं। अच्छा। पर मैंने कॉलेज से पहले आई थिंक स्कूल जब ख़त्म होने वाला था अपनी पहली बाइक ले ली थी। जब मैं FTI में पढ़ने गया था तो मैं वहाँ पे मैंने एक बाइक फिर और ली थी जो आज भी मेरे पास है, जो कि ऑल्सो इज़ अ रॉयल एनफील्ड। और अभी हाल फिलहाल में जब भगवान की जैसे मैंने माँ बाप ज़्यादा पैसों का जोर नहीं डाला, बट जब मैंने खुद कमाना शुरू किया तो मैंने अभी एक सुपर बाइक भी और ख़रीदी है। तो मेरे लिए तो यार, मेरे लिए टिल डेट बहुत क्लोज हूँ मैं बाइकिंग के। मैं खुद भी बाइकर हूँ। मैंने आई थिंक कॉलेज कितना कलेक्शन रखा है, पहले उस पर बात। हाँ क्या कह रहे हैं, Collection? मेरा तो बहुत है। मैं लेह लद्दाख कर चुका हूँ, आई लव राइडिंग। तो मैं तो बहुत क्लोज हूँ दुपहिया के। मेरे लिए पहला और आखिरी मैटर नहीं है। मैं जब तक जीऊँगा बदलता रहूँगा और नई नई दुपहिया ट्राई करता रहूँगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट रॉयल एनफील्ड आपकी भी थी? मेरा पहला था कुछ और, लेकिन या एक रॉयल एनफील्ड मैंने FTI में पहली ली थी। जी। सो थैंक यू सो मच। गजराज सर, बस एक छोटे से सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो सब लोग बोल रहे हैं ख़त्म करते हैं। चूँकि आप विज्ञापन फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं, कभी ऐसा आ जाता है कि चलो कुछ बड़े फॉर्मेट में भी डायरेक्ट करते हैं, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें अभी योजनाएं हैं, प्लानिंग है? हाँ हाँ बिल्कुल, कहानी में काम चल रहा है। होपफुली अगले साल 2 साल के अंदर कुछ होगा। मैनेजर हाँ, मेरी मैंने डेट्स दे दीजिए सर को सारी। इन्होंने तो हमें एड्स में भी बहुत बार रिजेक्ट किया। कोड रेड फिल्म्स के चक्कर काट के मेरे जूतों के पतावे घिस गए थे। क्या सर? नहीं, बस इसको यहाँ समाप्त करते हैं। और 7 मार्च को प्लीज सभी से अनुरोध है कि आप हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखिए, दुपहिया प्राइम वीडियो पर। थैंक यू सो मच टीम दुपहिया, Thank एंड आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दीपेश। हम इसके अगले 3-4 सीजन की भी कामना करते हैं। अरे होपफुली अगले सीजन में मेरा काम आपको अच्छा लगेगा।